Hello students, today in this lecture I will discuss with the concepts, the basic concepts of friction with you. Okay, in the last lecture I discussed with the types of friction with you, that is the dynamic friction with you. बात समझ आ गई? ओके, आज आगे काम करते हैं. Now the angle of friction. बड़े ध्यान से समझिए. Let us suppose say it is the surface and it is the block which is placed on the surface. Got it? Let us suppose say the block is pulled with the force vector P in the forward direction. The forces on the block by the ground is the normal reaction, the weight by the gravity, and since the friction is supposed to small f. Clear? तो बेटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो गिवन सरफेस और बॉडी इन कांटेक्ट के लिए फिक्स्ड होता है. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, लेट अस सपोज से इट इज से वेक्टर एफ. क्लियर? एंड दिस रिजल्टेंट इट विल मेक सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन. तो बेटा इस रिजल्टेंट ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये जो एंगल फॉर्म किया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? नहीं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी कर लें. It can be defined as the angle between the resultant of normal reaction and friction okay with between छोड़ देते हैं. It can be defined as the angle which the resultant of normal reaction and friction makes with the direction of normal reaction. ये बात समझ आ गई? It can be defined as the angle which the resultant of the normal reaction and friction makes with the direction of normal reaction. Clear? अब बड़े ध्यान से देखिए. बेटा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर लेट अस सपोज इट इज वेक्टर एफ, इट इज द फ्रिक्शन. यहां पर ये एंगल थीटा है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर नाम दे देते हैं से ए बी सी एंड डी. नाउ इन द राइट ट्राइंगल BCD, BCD, tan theta, it is equals to CD divided by BC, and the CD, if the side is say vector F normal reaction, बेटा अगर ये साइड फ्रिक्शन है तो ये साइड भी फ्रिक्शन होगी. That is small f divided by m. Okay? अब बेटा जो small f होता था that was mu n. So this implies that the tan theta is written as
म्यू एन डिवाइडेड बाय एन, एन एन कैंसल्ड आउट, मतलब सिंस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो बेटा ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर हो गई बात? कॉपी कर ले आप इसको। Yes, sir, sir. Now, angle of repose, बड़े ध्यान से देखिए। Let us suppose say it is the horizontal and it is the plane surface which is inclined with the horizontal. Clear? अब let us suppose say यहां पर अगर इस प्लेन जो कि इंक्लाइंड है इसके ऊपर अगर हम एक ब्लॉक रखें, ठीक है, समझ आ गई बात? या फिर ऐसे समझे कि बेटा इमेजिन करें कि पहले ब्लॉक ग्राउंड पे था, बेटा ये वाला एंड फिक्स्ड है और इस वाले एंड को अगर हम उठाते जाएं, ग्रेजुअली उठाना है, धीरे धीरे उठाना है, तो धीरे धीरे उठाना है, धीरे धीरे तब तक उठाते जाएं जब तक ब्लॉक का एक्चुअल मोशन स्टार्ट ना हो जाए। समझ आ गई बात? तो लेट अस सपोज से कि बेटा जब ये वाली सिचुएशन आपको दिखाई दे तो हम बोल रहे हैं कि ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, द ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ब्लॉक मूव करने वाला है। तो बेटा इमेजिन करिए कि फ्लैट सरफेस को जैसे जैसे ग्रेजुअली आप उठाते जा रहे हैं, तो बेटा कभी तो ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। स्लाइड करने से जस्ट पहले बेटा ये जो सरफेस इंक्लाइन है विद द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल अल्फा, इस एंगल अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिपोज। समझ आ गई बात? नाउ इट कैन बी डिफाइंड as that angle which the surface, okay, inclined with the horizontal it can be defined as the angle which the surface inclined with the horizontal ऐसे लिखते हैं यार, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। It can be defined as that angle of inclination of the plane surface with the horizontal it can be defined as that inclination of the plane surface with the horizontal for which the body placed on it is at the verge of motion, is at the verge of motion, मतलब मूव करने वाली है। बात समझ आ गई? तो बेटा यहां पर अभी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 0, यहां पर एक्सेलरेशन इज 0, बॉडी मूव करने वाली है, मूव नहीं कर रही है। द वेट mg इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं,
ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, mg cos अल्फा इधर आ गया, mg sin अल्फा इधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन n उधर आएगा और फ्रिक्शन ऊपर आएगा, फ्रिक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन आएगा। तो स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, mg sin alpha minus f is equals to ma, acceleration is 0. So this mg sin alpha, it is equals to small f. Clear? Also we can say that this normal reaction n is equals to mg cos alpha, क्योंकि बेटा जो ब्लॉक है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो मूव कर नहीं सकता, and the friction is written as mu n, so the friction F is written as mu mg cos alpha। फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पे लगा लेते हैं। This implies that this mg sin alpha is written as mu mg cos alpha। mg cancelled out, so this tan alpha is written as C equals to mu. Clear? Where this angle alpha is the angle of repose, where alpha is the angle of repose। कॉपी करें स्टूडेंट्स। Yes, so it's done. Now, देखिए बेटा, अब डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ द बॉडी डाउन the inclined plane। Motion of the body down the inclined plane. Let us suppose say it is the inclined plane. This angle is suppose say theta. It is the block which is placed on this inclined plane। Clear? तो सबसे पहले फोर्सेस मार्क करते हैं। देखिए सबसे पहले तो वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन मार्क हो जाएगा। क्लियर बेटा? रफ इंक्लाइन प्लेन है, ऑन द से रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन अगर है तो स्टूडेंट्स वेट के जब आप कंपोनेंट्स लेंगे, पहले पुलिंग फोर्स देख रहे हैं, दिस एंगल विल बी थीटा, तो वेट के कंपोनेंट्स लेंगे आप mg cos थीटा और mg sin थीटा। क्लियर? तो बेटा ब्लॉक के ऊपर mg sin थीटा की वजह से ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करने की कोशिश करेगा। पहले पड़ गई बात। तो सिर्फ जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी अप द इंक्लाइन प्लेन, जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी अप द इंक्लाइन प्लेन। एंड लेट अस सपोज से दैट द ब्लॉक इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। मान लेते हैं कि ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो एक्सेलरेशन का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो सिर्फ ये फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगेंगी। Now, let us suppose vector A be the acceleration of the block down the inclined plane. Clear? Now, since we have to write out the equations for Newton's second law of motion using Newton's second law of motion, we can say बेटा mg sin थीटा को पॉजिटिव रखना है,
फ्रिक्शन को नेगेटिव रखना, इट इज इक्वल टू ma। क्लियर? अब बेटा एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस होती है उनका तो रिजल्टेंट होता है 0, so the normal reaction n it will be equals to mg cos theta। बेटा फ्रिक्शन में किया था F was equals to mu n, so this F is equals to mu mg cos theta। बेटा फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पे लगाए तो क्या मिलता है, mg sin थीटा माइनस से mu mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। बात समझ आ गई? सो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद द एक्सेलरेशन a इज रिटन एज से g sin थीटा माइनस mu g cos थीटा। ओके, दैट इज द एक्सेलरेशन a इज रिटन एज g इज मेड कॉमन, it is sin theta minus a mu cos theta। It will be the acceleration of the body down the rough inclined plane। Got it? Copy कर ले सर। Yes, so it's done. Now, says one new vehicle which is based on the concept of friction. That is, since how we are going to use the concept of friction along with those 6 points which I had taught you in the Newton's second law of motion. Now, question is, a horizontal force (1.2 kilogram) is applied on a block of mass 1.5 kilogram. Which is resting on the rough horizontal surface. If the coefficient of friction is 0.3, find the acceleration produced by the block. In the block. ठीक है सर? A horizontal force of 1.2 किलोग्राम। बेटा ये जो फोर्स लिखा है 1.2 किलोग्राम, बेटा ये ग्रेविटेशनल यूनिट होता है फोर्स का। ठीक है, कैसे न्यूटन में कन्वर्ट करना बता दूंगा। The force applied is 1.2 किलोग्राम। बेटा जब फोर्स किलोग्राम में दिया जाए तो हमेशा लिखना है 1.2 मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
न्यूटन। ठीक है बेटा, 1 किलोग्राम वेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ओके, जी का वैल्यू 9.8, ये यूनिट है, कन्वर्जन है, याद रखें। ठीक है, अब फोर्स लग रहा है 1.2 जी। ओके, सिचुएशन कैसे है? लेट अस सपोज इट इज द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज द ब्लॉक and the force is say vector F, the friction is in the backward direction, the weight is mg, the normal reaction is N। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आपको मैंने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था तब मैंने सिखाया था कि फ्रिक्शन यूज कैसे किया जाता है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि बेटा ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। अब ये कैसे पता लगेगा ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? सबसे पहले आपने म्यू इंटू एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चेक करेंगे पहले। तो बेटा म्यू इंटू एन का वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। म्यू एस 0.3, नॉर्मल रिएक्शन एन इट इज इक्वल टू एम जी। सो सिंस दिस इज रिटन एज 0.3, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 1.5, 1.5 multiplied with g, so it is written as 5345, so it will be 0.45 g। ये आ गया जी म्यू इंटू एन का वैल्यू। बात समझ आ गई? ये आ गया भाई म्यू इंटू एन का वैल्यू। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो म्यू इंटू एन है मतलब फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट इज 0.45 जी, और जो पुलिंग फोर्स है दैट इज एफ, कितने दिखाई दे रही है? 1.2 जी। अब बेटा ये जो 1.2 जी है ये तो 0.45 जी से बड़ा है, तो इसलिए ब्लॉक मूव करेगा। तो यहां से जब हम कंपेयर कर रहे हैं म्यू इंटू एन इज लेस देन दिस पुलिंग फोर्स, तो यहां से क्या समझ आता है कि द ब्लॉक विल मूव। ब्लॉक मूव करेगा तो मतलब ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन होगा। अब अगर ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? बेटा जिस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि F इज ग्रेटर देन म्यू इनटू एन। समझ आ गई बात? तो फिर से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता लग गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ले कभी भी बेटा फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन नहीं होता, याद रखें इस बात को। ठीक है, तो फ्रिक्शन कैसे यूज करना था मैंने आपको लॉगरिथम दिया था, वो सिखा दो, क्योंकि क्वेश्चन में है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ऑफ कोर्स ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन मूव तो करेगा। ठीक है, लेकिन कैसे? जब ये ना बोला जाए, कोई आइडिया ना हो, तो हमेशा पहले म्यू इंटू एन कैलकुलेट करना है, पुलिंग फोर्स से कंपेयर करना है। अगर पुलिंग फोर्स म्यू एन से ज्यादा है तो ब्लॉक मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं करेगा। नाउ यू सी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज कर लें। दिस F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो बेटा F माइनस स्मॉल f करते हैं। F इज 1.2 इंटू जी माइनस स्मॉल f था म्यू n इज 0.45 g इज इक्वल टू m is 1.5 मल्टीप्लाई। समझ आ गई ये बात? तो ये कितना हो गया जी? ये हो गया जी 1.2 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 1.5 इट इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 1.2 माइनस 0.45 equals to this much divided by 1.5 equals to this much, that is 0.5। तो एक्सेलरेशन ए निकल करके आ गया बेटा 0.5 टाइम्स ऑफ जी का वैल्यू 9.8, तो बेटा एक्सेलरेशन निकल करके आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गई बात?
क्लियर बेटा? इस तरीके से आपने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना, कॉपी करते हैं। यस फ्रेंड्स, बात समझ आ गई? यस यस, एक क्वेश्चन और करते हैं। A 2 kilogram block is placed on the surface inclined at an angle 30 degrees with horizontal. On the rough surface mention करते हैं, rough surface. A 2 kilogram block is placed on the rough surface inclined at an angle of 30 degrees with the horizontal. The coefficient of friction is 0.7. Calculate force of friction. Force of friction on the block. ठीक है सर, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। A 2 kilogram block is placed on the rough surface inclined at an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction is 0.7. Calculate the force of friction on the block. देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स वेट मार्क करेंगे। वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन m परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। बेटा ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा। वेट के कंपोनेंट्स लेंगे, mg cos 30 डिग्री इधर और mg sin 30 डिग्री इधर। क्लियर? अब बेटा देखिए, mg sin 30 पुलिंग फोर्स हो गया, मतलब ब्लॉक अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं। अगर जब मूव करेगा या करने की कोशिश करेगा तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी अप द इंक्लाइन प्लेन। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि ब्लॉक पहले मूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, पहले तो ये पता करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे म्यू इंटू एन का वैल्यू, म्यू इंटू एन का वैल्यू। ठीक है, तो म्यू इज 0.7 एंड इट इज mg cos 30। यस और नो, क्योंकि n हमारा mg cos 30 के इक्वल होने वाला है। ओके, n हमारा mg cos 30 के इक्वल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स मास m is to g
इज g cos 30 होता है √3/2। कैंसिल कर लेते हैं। g का वैल्यू लेते हैं 9.8 मल्टीप्लाइड विद √3 का वैल्यू लेते हैं 1.732। ये वाला वैल्यू निकल के आ गया सर, इट इज 16.97 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू निकल करके आया है, ये n का वैल्यू निकल के आया है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो स्टूडेंट्स म्यू n को कैलकुलेट करते हैं। म्यू n को कैलकुलेट करते हैं। म्यू n 0.7 मल्टीप्लाइड विद 16.97। ये वैल्यू निकल के आता है, म्यू n का वैल्यू निकल के आता है, इट इज 11.88 न्यूटन। तो पहले म्यू n निकाल लिया। अब बेटा पुलिंग फोर्स हमें दिखाई दे रही है mg sin 30। पुलिंग फोर्स mg sin 30, पुलिंग फोर्स mg sin 30। तो mg sin 30 को आप अप्लाइड फोर्स कह सकते हैं, जिसकी वजह से मोशन होने वाला है। तो mg sin 30 का वैल्यू निकालें, इट इज 2 मल्टीप्लाइड विद 9.8 मल्टीप्लाइड विद 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आ गया 9.8 न्यूटन। अब कंपेयर करना था म्यू इंटू एन को अप्लाइड फोर्स या वाली फोर्स जिसकी वजह से मोशन की पॉसिबिलिटी है। नाउ दिस म्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन mg sin 30 डिग्री। तो यहां से क्या पता लग रहा है? यहां से पता लग रहा है कि ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा। द ब्लॉक डज नॉट मूव। अगर बेटा ब्लॉक मूव नहीं करता है तो जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर हो गई बात? एडवांस में एक्सेलरेशन नहीं मार्क कर सकते थे, समझ गए बात को? तो बेटा जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट विल बी इक्वल टू दिस mg sin 30। क्लियर हो गई बात? जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स या वाली फोर्स जिसकी वजह से ब्लॉक मूव करेगा उसके इक्वल होती है। सो दिस F इज इक्वल टू mg sin 30। mg sin 30 का वैल्यू कैलकुलेट किया था, सो दिस F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बात समझ आ गई? इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा पहले आपको ये वाला स्टेप करने को बोला गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फ्रिक्शन तब भी यूज करना है, जब भी यूज करना है, हमेशा पहले म्यू इंटू एन को कैलकुलेट करके चेक करना है। चेक करने के बाद पुलिंग फोर्स जिसकी वजह से मोशन है, मतलब फ्रिक्शन को भूल जाए, फ्रिक्शन को भूल जाए, और उसके अलावा जो फोर्स बचती है जो जिसकी वजह से ब्लॉक मूव कर सकता है, उसके साथ सिर्फ कंपेयर कर लें, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, आप कॉपी करें। यस यस, हो गया। तो आज स्टूडेंट सिर्फ इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, जो फ्रिक्शन का एक पार्ट है। बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट करेंगे, मोशन ऑफ द व्हीकल करेंगे ऑन द कर्व सर्कुलर ट्रैक, बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।